हेलो एंड वेलकम बैक टू विद्या मंत्र ए टू जेड। आज आप लोग जानने वाले हैं क्लास 9th के जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था। इकोनॉमिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना था और व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। उनके आगे की बात जानेंगे, प्रोडक्शन। ठीक है, जैसा कि आपको थंबनेल से भी दिख रहा होगा कि हम लोग जानने वाले हैं क्या, प्रोडक्शन किसे कहते हैं, क्या होता है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। पहला तो आपने जो कुछ सवालों का जो आप सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स देखा था आपने, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। मैं थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स को जो आपने देखा था, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स जो आपने देखा था, वो 3 टाइप्स के आपको दिखे थे कि 3 ही प्रॉब्लम्स रहते हैं सर। कौन-कौन से रहते हैं? वो रहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड सेकंड वन वाज हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड वन वाज फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये 3 चीजें आपने देखा था। मतलब क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें और सॉरी, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। ये 3 बातों पे हमने बहुत अच्छे से चर्चा किया था। आज हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्शन, जब इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं तो उसके बाद प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन का क्या मीनिंग रहने वाला है और कितने टाइप्स के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो आपके सिलेबस में दे रखा है। क्लियर है? ओके। बहुत ही अच्छा। उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर को, प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर जाइए देखिए, ताकि आगे की जो क्लासेस हैं वो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए। ठीक है? हाँ, देखिए हमने पूरी तरह से आपको बता रखा था कि क्या-क्या होते हैं। आज देखेंगे हम लोग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहते किसको है और होता क्या है ये, है ना? प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ वो बायोलॉजी वाला प्रोडक्शन तो नहीं है यहाँ पर, या फिर एक्चुअल मीनिंग क्या है यहाँ पर? तो एक्चुअल मीनिंग यहाँ पर ये है इनका कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना ही क्या है? प्रोडक्शन कहलाता है। मानव की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन ये किया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसी को आप प्रोडक्शन कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में कि उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का सृजन करना ही क्या है? उत्पादन है। अब इसको समझते हैं कि सर उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कैसे है? तो आप समझिए कि कोई चीज़ जिसकी एबिलिटी होती है, नेचर में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है। आज हम लोग प्रयोग करके उनको नए-नए वस्तुओं में वस्तुओं का निर्माण करके आपके सामने ला कर के रख रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट ये है। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल से ही बताया था, आप जो पेन यूज़ कर रहे हो, आप जो मोटर बाइक यूज़ कर रहे हो, आप जो कॉपी यूज़ कर रहे हो, तो क्या कॉपी या बुक इसी फॉर्मेट में कहीं मिल रहा था, या फिर ज़मीन में था, आसमान में था, कहीं लटका हुआ तो नहीं था, जो आपको उठा के ला करके दे दिया गया सॉरी। आपको ये चीज़ें दूसरे फॉर्म में दुनिया में स्थित थी, ठीक है? लेकिन मानव मस्तिष्क ने क्या किया? उनको आविष्कार के तौर पर लिया, है ना? उन पर दिमाग लगाया और फिर उनके फॉर्म्स को चेंज किया और आपके सामने ला कर के रख दिया। किताब के रूप में, कॉपी के रूप में, पेन के रूप में, आप जो कपड़े पहनते हो उसके रूप में, है ना? डिफरेंट मटेरियल्स उसमें यूज़ हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो चीज़ें आज से नहीं हज़ारों लाखों साल से एक्जिस्ट कर रही थी, लेकिन हमें पता नहीं था। हमने उनका सृजन नहीं किया था, उनकी एबिलिटी थी, उसमें जो मटेरियल हमने यूज़ किया, उसकी एबिलिटी थी कि उसको शूज़ बनाया जा सके, है ना? लेकिन हमारे अंदर एबिलिटी नहीं थी, मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था कि इससे शूज़ बनाया जा सकता है, ठीक है? लेकिन जब काम किया, तो उसी का हमने क्या किया? प्रयोग किया, तो वही ऑब्जेक्ट या मटेरियल का जो उपयोगिता थी, यूटिलिटी थी,
ठीक है? उसको हमने सृजन किया, उसको हमने उपयोग में लाया और यही चीज़ आपका क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। क्या समझे? यूटिलिटी से, है ना? मटेरियल का, कोई भी मटेरियल है, उसकी यूटिलिटी, यूटिलिटी को पहचान करके आपने क्या किया? एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, वही आपका क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। आप जैसे कि जानते हैं, अन्न उगाने के लिए आवश्यक क्या है? भूमि है, हल-बैल है, बीज है, मज़दूर है, सिंचाई है, दवाई है। इसी प्रकार कारखानों में अगर बात करी जाए, भूमि के साथ-साथ मकान, मशीन, मज़दूर, पूँजी, संगठनकर्ता, बाज़ार, ये सारी चीज़ें जो है ना, उत्पादन के ही पार्ट है, ठीक है? अगर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती तो उत्पादन आपका हो नहीं सकता है। बात समझ रहे हैं? ओके। उत्पादन के लिए विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि कौन-कौन से साधन या फिर कौन-कौन से फैक्टर्स की आवश्यकता होती है उत्पादन करने के लिए। तो आपको उत्पादन करने के लिए मेनली जो है 5 फैक्टर्स जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो है लेबर, एंड लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज। बट एनसीईआरटी में आपको 4 ही दे रखा है। वैसे आप आपको अभी जो है बीएसीबी के लिए आप पढ़ रहे हैं, बिहार स्टेट बोर्ड के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है अभी, तो आप इनको 5 याद रखेंगे। कौन-कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज। ये दोनों एक ही होते हैं, ये दोनों एक ही रहने वाले हैं, तो इनको समझ लीजिए, है ना? कौन-कौन से? ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्राइज जो होता है वो दोनों एक ही रहता है। ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज, इसी के अंदर में आ जाता है एंटरप्राइज। आप इसको समझेंगे जब हम लोग एक-एक करके चर्चा करेंगे तो उसको विशेष कर समझेंगे, ठीक है? लेकिन आप फैक्टर्स की अगर बात करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, किसका रोल रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए? तो पहला नंबर पे आता है लैंड, दूसरा नंबर पे आता है श्रम, दैट इज लेबर, तीसरा नंबर पे आता है पूंजी जिसको कि आप कैपिटल कहते हैं। उसके बाद आता है व्यवस्था या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, जो इन सब को मिला करके एक सिस्टमेटिक वे में आपके सामने ला करके रखता है। और एक है उद्यम या साहस, जो इंसान कोई खड़ा होता है इन सब के पीछे, उसको उद्यम या एंटरप्राइज कहते हैं। क्लियर है? ओके। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि भूमि कैसे है ना? और ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्या बोलते हैं आपको? हुँ, समझिए इसको। भूमि का मतलब क्या होता है? भूमि का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़मीन के निचली सतह या परत से नहीं होता है। भूमि का मतलब भूमि से रिलेटेड जितने हैं, इकोनॉमिक्स में आप ऐसे समझिए कि जैसे बायोलॉजी में एनिमल बोले तो इंसान, वो अलग बात है कि आज इंसान भी एनिमल ही हो गया, सीरियसली ले लिया बायोलॉजी को, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पर साइंस में अगर सोशल साइंस में अगर इकोनॉमिक्स में आपको भूमि कहा जाता है, तो भूमि के अंतर्गत आने वाला है आपका एयर, है ना? आपके आने वाला है आपका फॉरेस्ट, है ना? आपके पास रिवर, माउंटेन, माउंटेन्स हो गए। उसके बाद आपके पास प्लेच्यूज वगैरह जो भी हैं, प्लेच्यूज हो गया। उसके बाद आप कह सकते हैं एयर, फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन्स, प्लेच्यूज। हाँ, ठीक है। इतनी सारी बातों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बाकी जितनी भी चीजें, हाँ, सनलाइट है, ये सब भूमि के ही हिस्से में पढ़ा जाएगा। आप इसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे, तो हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, इस चीज को समझ लीजिए। जैसे कि पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र, खनिज, मिट्टी, जलवायु, प्रकाश, टेम्परेचर, ये सारा आपका किसके अंदर आने वाला है? भूमि के अंदर आने वाला है। किसके अंदर आने वाला है? भूमि के अंदर आने वाला है। मार्शल साहब जो हैं उन्होंने कहा था, भूमि का अर्थ केवल ऊपरी सतह से नहीं बल्कि वे सभी प्राकृतिक पदार्थ तथा शक्तियां हैं जिन्हें प्रकृति ने मानव के उपयोग के लिए दिया है। ठीक है? वो सभी चीजें,
वो सभी चीजें जो मानव प्रकृति से आपको मिलता है मानव के उपयोग के लिए, वो सभी को आप इकोनॉमिक्स में भूमि के अंदर पढ़ेंगे। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके जो स्तंभ हैं, उस एक स्तंभ के अंदर प्राकृतिक सभी संसाधन जो हैं, उसको आपको पढ़ना है, उसको आपको देखना है। ये हम देखेंगे कि क्यों आखिर उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? विशेषताओं की अगर बात करते हैं भूमि का, तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, यह प्रकृति की देन है। जितने भी भूमि के अंदर आते हैं, ठीक है, ये सारा का सारा प्रकार प्राकृतिक संसाधन है। अगर प्राकृतिक संसाधन कोई ऐसी चीज नहीं है तो उसको भूमि में हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। यह उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। अब आप समझिए इस फैक्टर को कि भैया उत्पादन का निष्क्रिय साधन का क्या मतलब होता है। पैसिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर, और एक होता है एक्टिव फैक्टर, दूसरा आप कह सकते हैं एक्टिव फैक्टर, एक्टिव फैक्टर। अब आप इसको समझिए कि पैसिव फैक्टर किसको कहते हैं, एक्टिव फैक्टर किसको कहते हैं। एक्टिव फैक्टर जो डायरेक्टली किसी चीज को करने या होने में आपकी मदद करता है, डायरेक्ट करता है। जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक्टिवली टीच कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं कहीं और बैठा हुआ हूँ, आपको इंस्ट्रक्ट कर दिया, वो आप टीच करने लग गए, तो मैं वहां पर पैसिव हो जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव फैक्टर का मतलब ये हुआ जो डायरेक्टली वर्क में इन्वॉल्व हो, जो खुद कर रहा हो। पैसिव फैक्टर है कि जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। जैसे कि आप भूमि का कोई भी फैक्टर ले लीजिए, जैसे कि फॉरेस्ट ले लीजिए, या माउंटेन्स ले लीजिए, है ना, या फिर आप कोई मिनरल्स ले लीजिए, जैसे कि, ठीक है, तो वो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है। डायरेक्टली आपको जो है कोई सामान बना करके नहीं दे दिया, ठीक है, उसके मदद से आप बनाते हो। वहीं पर भूमि क्या कर रही है, आपका सेकेंडरी रोल प्ले कर रही है, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। लेकिन वो डायरेक्ट आपको उस फॉर्मेट में चीजें ला करके नहीं दे रहा है। जैसे कि आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं बार बार शूज का एग्जांपल ले रहा हूँ, शूज का सारा कंपोनेंट आपको जरूर नेचुरल चीजों से मिल जा रहा है, लेकिन नेचर में आपको डायरेक्टली शूज नहीं मिल जा रहा है, ठीक है। और शूज के जो जितने भी पार्ट्स पुर्जे हैं, वो सारा आपका कहाँ से, भूमि से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए भूमि आपका पैसिव फैक्टर के तौर पर काम करता है। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग जो मैं आपके सामने खड़ा होकर के आपको टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक्टिव वर्क कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा हूँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, तो दो टाइप्स के फैक्टर्स रहने वाले हैं, पैसिव फैक्टर और एक्टिव फैक्टर। तो पैसिव फैक्टर होता है कौन, भूमि, ठीक है। उसी तरह से आप देखेंगे श्रम के बारे में, है ना, श्रम, पूंजी और ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्राइजेस के बारे में। श्रम के बारे में अभी थोड़ा सा हल्का देखते हैं, इनको बहुत अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। श्रम से आशय मनुष्य द्वारा किया गया शारीरिक एवं मानसिक प्रयास है। श्रम मतलब बोले तो लेबर, लेबर जो है दो टाइप से आपके लिए काम करते हैं, या तो शारीरिक करेंगे या फिजिकल करेंगे, उन्हीं प्रयास को श्रम में रखा गया है। उत्पादन कार्य में मजदूरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसके साथ ही साथ भूमि और पूंजी के उपयोग में लाने का कार्य श्रम ही करता है। भूमि और पूंजी को, अगर भूमि और पूंजी सिर्फ आपके पास हो, लेबर नहीं हो, तो आपका उत्पादन हो सकता है क्या? बिना लेबर का उत्पादन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना? तो लेबर आपको चाहिए चाहिए, भूमि भी है, पूंजी भी है, एंटरप्राइज भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेबर ही नहीं है, काम करने वाला ही नहीं है। वो अलग बात है कि आज रोबोटिक आ गया, फिर भी हमें चाहिए होगा, ठीक है। ह्यूमन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। आगे देखते हैं हम लोग, बात करते हैं पूंजी की, है ना। पूंजी किसे कहते हैं? उत्पादन में प्रयुक्त मानव निर्मित साधन क्या कहलाती है? पूंजी कहलाती है। उदाहरण के तौर पर आप मशीनरी ले लेते हैं, है ना, मशीन ले लीजिए, मशीन्स हो गए, है ना, जो टूल्स आप यूज करते हैं, है ना, ये सारी चीजें आपका किसमें आने वाला है? पूंजी में, कैपिटल में, जो कि आपको उसके हेल्प से ही आप कोई ऑब्जेक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। पूंजी क्या करता है? उत्पादन को बढ़ाता है। पूंजी क्या करता है? उत्पादन को बढ़ाता है। अब एक लास्ट, सेकेंड लास्ट अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें हम लोग, वो है ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। विभिन्न साधनों को सही अनुपात में मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगठन कहलाती है।
विभिन्न साधन जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके पास या सोर्सेज हैं जहाँ से आप लैंड का कोई भी चीज को अगर आप यूज कर रहे हो, उन सबको सही अनुपात में मिला करके सही तरीके से आपके सामने ला करके आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। वही आपका क्या कहलाता है? व्यवस्था। मान के चलिए कि आपने एक इंडस्ट्री खोला जहाँ पर प्रोडक्शन आपको करना है 100 आइटम्स के, लेकिन आपने लेबर ही 100 रख लिए, तो आप तो लॉस में जाओगे ना, है ना? तो ये सारी चीज़ों को मैनेज कौन करने वाला है? ऑर्गेनाइजेशन एंड संगठन। संगठनकर्ता उत्पादन की योजना बनाता है, क्या करना है, नहीं करना है, उन सारी चीज़ों को। यह कार्य प्रबंधन मैनेजमेंट से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? मैनेजमेंट से जुड़ा रहता है। कार्य प्रबंधन को कार्य क्या-क्या कैसे करना है, उसको सँभालता है। उद्यम या साहस एंटरप्राइज की अगर बात करते हैं तो उत्पादन में जोखिम उठाने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? उद्यमी कहलाता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है, ठीक है? यही लोग जो होते हैं जो नई-नई चीज़ें आज आप लोग देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर चाय वाला, है ना? चाय सुट्टा बार वो सब चीज़ें आप देखेंगे, ये सब क्या है? एक एंटरप्राइज के तौर पर तो काम करते हुए आपको आगे देखने को मिल रहा है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो आपके सामने देखने को मिलते हैं एज़ अ कंपनी आज हो गया, पहले एंटरप्राइज ठहरे, उसके बाद तो इतना बड़ा होते हैं। ठीक है? नए कार्य प्रारंभ करने का साहस उद्यम कहलाता है। अब देखते हैं स्पेशली भूमि के बारे में कि अभी तो हमने बस एक थोड़ा-थोड़ा सा नज़र दिया था उसमें, है? अब अच्छे से समझिए, भूमि का मीनिंग, मीनिंग ऑफ लैंड, ठीक? साधारण में भूमि से हमारा मतलब ज़मीन तथा उसकी ऊपरी सतह से होता है। ऐसा हम भी कहते थे, आप भी कहते हो कि भूमि मतलब भैया तो जो नीचे में मिट्टी वाली जगह है, उनको भूमि कहेंगे? नहीं, है ना? इकोनॉमिक्स में भूमि का मतलब वो सभी नेचुरल फिनोमेना या वो सभी नेचुरल थिंग्स सारे भूमि के अंदर में आ जाएँगे, जिसका भी आप प्रयोग कर सकते हो, जिसका भी आप प्रोडक्शन में यूज़ कर लोगे। जैसे कि आपके पास एयर है, वाटर है, सनलाइट है, टेम्परेचर है ना? क्लाइमेट्स के डिफरेंट फॉर्म्स हो गए, वो चीज़ें हैं। उसके बाद माउंटेन्स है, उसके बाद मिनरल्स हैं, ये सारे के सारे आपके किसके अंदर आने वाले हैं? भूमि के अंदर आने वाले हैं। ठीक है? हाँ। अर्थशास्त्री के अनुसार हम लोग अगर देखते हैं, तो मार्शल साहब ने ये कहा था, अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ केवल जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी प्राकृतिक उपहार भूमि कहलाते हैं। जितने भी प्राकृतिक उपहार हैं, जिन चीज़ों का आपको एक भी रुपए पे नहीं करना पड़ता है, वो बात अलग है। आप समझेंगे गोल्ड, कोयला वो सब पे अब पे करना पड़ रहा है, तो क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है? लेकिन अगर आप जाएँ तो वहाँ से निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है? अर्थात पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र, खनिज, मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप, गर्मी, है ना? ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएँगी? भूमि के अंदर आएँगी, भूमि के तहत आप इनको पढ़ेंगे, है ना? इन सब का जो है आपका रोल क्या रहता है? प्रोडक्शन में बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, इनके बगैर तो आप प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, है ना? ये चीज़ों को समझिए। क्लियर है? वही डेफिनेशन को दोबारा से अच्छे से लिख दिया था हमने। हाँ, तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसको समझते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं। यह प्रकृति की देन है। इसका सावधानीपूर्वक उपयोग आवश्यक है। वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इनमें 2 पॉइंट पे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए देखिए, अगर आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आपको लिखने के लिए आ गया कि भूमि के बारे में विस्तार से लिखिए, तो आप उन सभी बातों को लिखेंगे, मार्शल साहब का डेफिनिशन को लिखेंगे, फिर विशेषता लिखेंगे, भूमि एक संसाधन है, ये लिखेंगे, है ना? भूमि एक पैसिव फैक्टर है, ये भी लिखेंगे, उसके बाद आप गुड स्कोर कर सकते हो, ठीक है? हाँ, नेचुरल रिसोर्स तो आपको समझ में आता है, प्रकृति की देन है, वो भी समझ में आता है कि नेचर की तरफ से हमें मिला है। सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, ये भी हमने डाला है, वो इसलिए कि आप जानते हैं कि बहुत सारे मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, है ना? तो क्या होगा, एक समय आएगा जो वो चीज़ें खत्म हो जाएगी या फिर आप कह सकते हैं तो फिर हमें स्कार्सिटी फेस करना पड़ेगा या फिर बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर आप लेते हो आज जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा रहा है, इतना हाइली केमिकल इंड्यूस्ड फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा रहा है, जिसके वजह से भूमि की जो है फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है, फर्टिलिटी कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आपके फसल खराब हो जाते हैं या फिर वो जो ज़मीन है, वो कुछ समय के बाद क्या होता है प्रोडक्टिविटी उनकी
खत्म हो जाती है, वो उतना ज़्यादा प्रोड्यूस आपको करके नहीं देता है, ठीक है? भूमि के अंदर भी तो बहुत सारे मिनरल्स हैं, उनको भी तो ग्रो करने के लिए टाइम मिलना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हो, एक ही सीज़न में सारे मिनरल्स को यूज़ कर लेते हो फर्टिलाइज़र डाल करके। तो ये सारी चीज़ें हैं और आप जानते हैं कि जो फिज़िकल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स या फिर फिजिकल चीजें जो हम लोग बनाते हैं जैसे बिल्डिंग्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के जो वर्क करते हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का नुकसान होता है तो वो भूमि का ही नुकसान होता है। ठीक है, भूमि के अंदर जितने फैक्टर्स आपने देखे उन सब का नुकसान होता है। ठीक है, इसलिए सावधानी पूर्वक करके हमें इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, आगे देखते हैं। भूमि एक निष्क्रिय साधन है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए आपको अलग से बताया जाता है। भूमि स्वयं कुछ नहीं करती। भूमि जैसा मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया कि खुद से आपके सामने कोई चीज ला करके प्रकट नहीं कर देती है। आपको खाने के लिए दाल, चावल, आलू, प्याज ये सारी चीज़ें चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि भूमि को पता है या नेचर को पता है तो ला करके आपके घर के आस-पास रख दी या फिर भूमि आप कुछ नहीं करो ज़मीन से निकल रहा है ना? निकल रहा है, आप गए आपको ज़रूरत है उठा करके लेकर के आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। भूमि के ऊपर आपको मेहनत करना पड़ता है, उनके प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो आपको मदद करती है कि आप उनको उपयोग करके आप धान उगा सकते हो, आप गेहूँ उगा सकते हो। भूमि का उपयोग करके आप कर सकते हो, लेकिन भूमि सीधे तौर पे आपको अपने अंदर से निकाल-निकाल के आपको नहीं देती है। समझ रहे हो? जब तक आप उसके ऊपर मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। इसे उत्पादन के लिए मानव श्रम, लेबर पूंजी कैपिटल की आवश्यकता होती है। मानव श्रम की भी आवश्यकता होती है, कैपिटल की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि भूमि के ऊपर जा करके हाथ पीटना शुरू कर दिए, आप लेबर अपना लगा रहे हो, श्रम लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। आप कह रहे हो कि भाई मैं तो हाथ बहुत पीट के आया, मैं सर बहुत पीट के आया, लेकिन गेहूं नहीं निकला अंदर से। तो क्या ये सही होगा? नहीं। उसके साथ ही साथ आपको उसके ऊपर खर्च भी तो करना पड़ेगा, कैपिटल भी तो आपको लगाना पड़ेगा, है ना? बीज डालने होंगे, फर्टिलाइजर यूज करने होंगे, है ना? कंपोस्ट जो भी आप यूज करते हो वो यूज करने होंगे, उसके बाद प्रोडक्शन होगा एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के बाद, फिर आपको प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप जाके सरपट को मतलब सरसरम कर रहे हैं तो हमें मिल जाना चाहिए फल उसका, नहीं। लेबर भी चाहिए, उसके साथ ही साथ कैपिटल भी चाहिए। सिर्फ लेबर या सिर्फ कैपिटल से आपका नहीं होने वाला। ऐसा भी आप कहोगे कि सर मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं मेहनत करूँ। ठीक है, आप मेहनत नहीं कीजिए, पैसे जा करके उड़ेल दीजिए खेत में, है ना? तो क्या आपका आ जाएगा धान, गेहूँ, चावल, है ना? नहीं आने वाला है। आप कहोगे कि सर मार्केट से भी तो खरीद के ही लाते हैं, पैसे जा करके खेत में फेंक दे रहे हैं, तो क्यों नहीं दे दे रही है ज़मीन? जब ज़मीन सीधा उपजाऊ होती है तो। आप इन बातों को समझिए, ठीक है? हाँ, छोटी-छोटी बात है, सुनने में मज़ाक लग रहा होगा बट बहुत बारीक-सी बात है, इनको समझना ज़रूरी है, यहीं पर आप गलती कर देते हैं, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ जाता है तब। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? निष्क्रिय फैक्टर कहा जाता है, इसीलिए इनको पैसिव फैक्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि भूमि स्वयं कुछ नहीं करती, इसमें उत्पादन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? लेबर चाहिए होता है और उसके बाद कैपिटल चाहिए होता है। इनके बाद ही आपको क्या मिलता है? कुछ न कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? प्रोडक्ट मिलता है। उसी वजह से भूमि को क्या कहते हैं? पैसिव फैक्टर कहते हैं। भूमि अपने आप किसी प्रोडक्ट को नहीं उगल करके आपके सामने देती है। क्लियर है? प्राकृतिक साधनों के निर्माण में भूमि की भूमिका की अगर बात करते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। समटाइम्स ये क्वेश्चन आपका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको आ जाता है। भौतिक साधनों के निर्माण में प्रकृति का अत्यधिक योगदान होता है। भौतिक साधन, आप समझेंगे इसको कि भौतिक साधन क्या होता है। उदाहरण के तौर पर मकान के निर्माण में भूमि की आवश्यकता। आप बताइए कि मकान बनाते हो, आप अपने रहने के लिए घर बनाते हो, तो क्या बिना ज़मीन के बना सकते हो? नहीं बनाते हो। या फिर बिना भूमि के किसी फैक्टर के बना सकते हो? भूमि के अंदर एयर है, हवा है, रिवर है। आप बोलोगे सर हम रिवर के ऊपर बना लेंगे, फ्लोटिंग वाला बना लेंगे, तो क्या वो माना जाएगा? तो नहीं, इकोनॉमिक्स इतने चालाक ठहरे कि पहले ही उन सारी चीज़ों को किसमें डाल दिया? भूमि में डाल दिया। कि एयर भी भूमि में आएगा, वाटर भी भूमि में आएगा, माउंटेन्स भी भूमि में आएगा, है ना? डिफरेंट
नेचुरल थिंग्स जिसके लिए आपको एक भी प्राइस पे नहीं करना पड़ता है, वो सारी चीजें आपको किसमें देखने को मिलेंगी? भूमि में देखने को मिलेंगी। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है वृक्षों के विकास में भूमि की भूमिका। वृक्षों के विकास में भूमि की भूमिका। अगर वृक्ष ना हो, ये तो एनवायरमेंट का बात हो गया। अगर प्लांट नहीं होता तो ह्यूमन बीइंग्स भी नहीं होता। ठीक है? ये अर्थ यूनिक प्लैनेट ही इस वजह से है कि यहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, वाटर देखने को मिलता है आपको, है ना? अगर ऑक्सीजन नहीं रहता, वाटर नहीं रहता तो आप करते कैसे? आप रहते कैसे? है ना? नहीं रह पाते यहाँ। ये अर्थ प्लैनेट ग्रीन प्लैनेट होता ही नहीं फिर। तो इसलिए प्लांट का होना बहुत ज़रूरी है, आपको ज़िंदा रहने के लिए भी, अर्थ को ज़िंदा रहने के लिए भी। ठीक है? नहीं तो नेचर भी अर्थ को जलाकर खाक करने वाली है, जिस कदर आपने प्लांट को काटना शुरू कर दिया है। खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी। आप एग्रीकल्चरल लैंड की ही अगर बात करते हैं तो वहां पर भी तो आपको क्या चाहिए? मिट्टी उपजाऊ चाहिए। आप जानते हैं रेगिस्तान में क्या होता है? उपजाऊ नहीं रहते हैं मिट्टी। वहां पर क्या है? डिजर्ट है ज्यादा से ज्यादा, है ना? बलुआ मिट्टी होती है, जिसके वजह से वहां पर क्या होता है? प्रोडक्शन या फिर एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता है। आपके बिहार में, आपके मध्य प्रदेश में, आपके उत्तर प्रदेश में, इन सारे जगहों पर देखने को मिलता है कि नहीं है? इन सारे जगहों में भी कुछ-कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम होती है, ओनली बिकॉज़ ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है? सॉइल के फर्टिलिटी के हिसाब से। क्लियर है? आगे देखते हैं कि हाँ, भूमि स्थिर है। ये आपका एक टॉपिक है बुक में कि भूमि स्थिर है, लैंड इज स्टैटिक। मतलब जमीन ना तो चलती है, ना फैलती है, ना बड़ी होती है। ऐसा अगर होता तो आपके दादाजी के पास 1 एकड़ के आसपास जमीन था, आज आपके पास जो है सिर्फ रह गया है कितना? कट्ठे में आ गया या फिर मतलब स्क्वायर मीटर्स में आ गया, स्क्वायर फीट में आ गया है। क्यों? उनके 4 बेटे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर उनके कई सारे बेटे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो बहुत कम हो गया आपके आप तक पहुँचते-पहुँचते। अगर ऐसा होता कि जमीन फैल रही है या फिर जमीन बड़ी बड़ी होती जा रही है, तो फिर आपके पास इससे ज़्यादा हो सकता था, ठीक है? इसलिए इस पॉइंट को समझिएगा ज़रूर कि जमीन कैसे स्थिर है या फिर लैंड कैसे स्टैटिक है। खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर फिक्स्ड या स्टैटिक होती है। ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं कि वो फैलती नहीं है। फतेहपुर गाँव फतेहपुर गाँव की कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। फतेहपुर के बारे में मुझे बताना इसलिए ज़रूरी हो गया कि ये पूरी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो फतेहपुर के रेफ़रेंस से आपको बताया गया है ना? फतेहपुर गाँव जो है पटना से 9 किलोमीटर के आसपास दूरी दूरी पर एक गाँव है, जहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी रहते थे जिनका नाम था फतेश्वर नारायण, ठीक है? उन्हीं के नाम पर ये गाँव का नाम रखा गया और इस गाँव को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है और बिहार के एक मॉडल विलेज के तौर पर इसको आपके सामने प्रयुक्त किया गया है कि ऐसा गाँव जहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल भी है, जहाँ पर हाई स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, कॉलेज तक है, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी भी अवेलेबल है, वहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी अवेलेबल है, वहाँ पर डिफरेंट जो गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट मूवमेंट्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, पहुँचती हैं। उसके साथ ही साथ एक चीज़ और बताई गई कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं, रिच पीपल हैं, कुछ कुछ रिच पीपल हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और कुछ पुअर पीपल हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है और वो एज़ अ लेबरर वर्क करते हैं। क्या? लेबरर वर्क कर रहे हैं। तो इनको जो है गाँव के किसी एक कोने में रहने को जगह मिली है, उन सारे जगहों पर रहते हैं, ठीक है? बाकी रिच पीपल की जो अगर बात करी जाए तो इनके पास अच्छे घर हैं, अच्छे मकान हैं, सारी फैसिलिटी है, बिजली वगैरह कुछ साल पहले ही वहाँ पर पहुँची है ना? वो बातें बताई गई कि एक सुखद और समृद्ध गाँव के तौर पर फतेहपुर को आपके सामने दिखाया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से हर एक गाँव को होना चाहिए और वहाँ की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के बारे में बताया गया कि किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूट है रिच पीपल में और पुअर पीपल में, किस तरह से हाउसिंग सेटलमेंट है रिच पीपल का और पुअर पीपल का, किस तरह से खान-पान, रहन-सहन है रिच पीपल और पुअर पीपल का, ये सारे डिफरेंसेस आपको दिखाए गए हैं। आप भी अगर किसी विलेज या फिर टाउन से बिलॉन्ग करते हैं तो आप जानते होंगे
कि आपके भी विलेज में कुछ रिच पीपल होते हैं, उसमें आप भी आ सकते हैं, कुछ पुअर पीपल रहते हैं, है ना? जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती है, अगर होती भी है तो इतनी कम होती है कि वो इंटेंसिव फार्मिंग ही कर पाते हैं, वो अपने घर का ही खर्चा चला पाते हैं, उससे आगे का काम नहीं कर पाते हैं, उसमें भी वो कर्ज में रहते हैं। इन सारी चीज़ों को आप समझिएगा, ठीक है? अब ये रेफरेंस क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ। देखते हैं फतेहपुर गांव में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। ये बात फतेहपुर गांव की हो या फिर आपके गांव की हो या फिर मेरे गांव की हो, मेरे शहर की हो, कोई मतलब नहीं बनता इस बात का कि जमीन में विस्तार हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं जमीन आपकी फैल नहीं रही है। वो साइंस का थोड़ा सा अलग मामला है, ठीक है? उधर हम लोग नहीं जा रहे हैं, आप यहाँ पर समझिए, ठीक है? प्रारंभ में कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया था। जैसे कि आप जानते हैं 5-10 साल पुराने समय की अगर बात करी जाए, आप भी जानते होंगे अगर आप विलेज या शहर से आ रहे हैं तो आपका शहर बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया। उन सारे जगहों पर भी घर बन गए या फिर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आ गया है जिन जगहों पर बिल्कुल खाली ज़मीनें रहती थी, वहाँ पर कोई टाइप का प्रोडक्शन नहीं होता था या ना ही खेती होती थी, है ना? पानी का जमावड़ा रहता था, बारिश हुई तो वो गड्ढे-गुच्चे रहते थे, है ना? उसमें पानी भरा पड़ा रहता था। उन सारी जगहों पर आज क्या हो गया? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया। तो वही चीज़ें हैं कि बंजर भूमि को क्या किया गया था उस समय पर? कुछ-कुछ बंजर भूमि जहाँ पर जो भूमि उपजाऊ नहीं होती है, जहाँ पर फसलें नहीं उगती थी, उनको उपजाऊ बनाई गई थी। मतलब वहाँ पर अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम वगैरह करके, फर्टिलाइज़र यूज़ करके उनको उपजाऊ बनाई गई थी। हुँ। इस तरीके से आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़मीन को बढ़ा करके आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं। मान के चलो कि आपके गाँव में 100 एकड़ के आसपास लैंड है, 100 एकड़ के आसपास लैंड है ना? इसमें आपको जो है प्रोडक्शन हो रहा है मान के चलिए कि 200 या 2000 क्विंटल्स ऑफ मेज़ेज़, है ना? मेज़ कह सकते हैं। अभी मक्के का सीज़न है तो मैं इसका एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। 2000 क्विंटल्स ऑफ मेज़ हो रहा है। लेकिन ये जो 100 एकड़ लैंड है, इसमें आप 80 एकड़ लैंड पे ही क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं। 20 पे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है ये 20 एकड़्स किसी तालाब के रूप में हो, किसी बंजर भूमि के रूप में, ऊँचे स्थान के रूप में था, है ना? लेकिन आपने क्या किया, इस फिर इस 20 एकड़ को भी भर के या फिर बंजर को अच्छे से फर्टिलाइज़ करके, उनमें भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, उनमें भी आपने सीड बोना शुरू कर दिया। तो प्रोडक्शन ऑब्वियस सी बात है आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये 2000 क्विंटल था तो 2500 क्विंटल्स हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी पैतरे को अपना करके भूमि को नहीं बढ़ा सकते, है ना? भूमि की मात्रा को नहीं बढ़ा सकते, इस बात को समझिए। उनकी साइज़ को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। जो स्टैटिक है, वो स्टैटिक है, स्थिर है वो। आप उनको स्ट्रेच करके फैला नहीं सकते। क्लियर है? इससे स्पष्ट है कि भूमि की मात्रा बढ़ाई नहीं जा सकती, इसलिए भूमि को स्थिर साधन कहा जाता है। कौन-सा साधन कहा जाता है? स्थिर साधन कहा जाता है। आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो आप सीधा आंसर करोगे किसका? लैंड का, भूमि का। है कि नहीं है? ये क्या है? पैसिव फैक्टर है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टैटिक फैक्टर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? तो आप सीधा आंसर क्या करोगे? भूमि को। ठीक है? एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, कहीं आपके ज़हन में ऐसा तो नहीं चल रहा कि सर आपने कहा कि भूमि के अंदर सब कुछ आ गया, ठीक है? तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ अ, रिवर में रिवर में हमने सोलर पैनल लगा दिया। क्या लगा दिया? सोलर पैनल लगा दिया। तो क्या सोलर पैनल लगाने से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पर भूमि के अलावा ही सारी चीज़ें यूज़ हो रही है, वो तो भूमि पर है ही नहीं, वो रिवर पर है ना? और सनलाइट का यूज़ कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करके दे रही है, तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में तो आया ही नहीं। सोलर पैनल्स की अगर बात करी जाए, फ्लोटिंग सोलर पैनल्स आज लगाए जा रहे हैं ना? हाँ, तो इस वजह से ध्यान रखना है कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था, भूमि में इन सारी चीज़ों को शामिल कर दिया गया है। भूमि में सारी चीज़ों को शामिल कर दिया गया है। लैंड के अंदर में एयर हो गया, वाटर हो गया, है ना? डिफरेंट नेचुरल थिंग जिसके लिए आपको सिंगल पेनी पे नहीं करना पड़ता है, वही वो सारी चीज़ें आपके किसके अंदर में आते हैं? लैंड के अंदर में आ जाते हैं इन
इकोनॉमिक्स। क्लियर है? एक चीज़ है और देखिए आपके सिलेबस में थोड़ा-सा बता रखा है कि भूमि मापने की इकाई, है ना? भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर होता है, ठीक है? गाँवों में भूमि मापने की इकाई के तौर पे अगर देखते हैं, तो हम लोग एकड़, बीघा, कट्ठा, धूर, है ना? डेसिमल, स्क्वायर फीट इन सारी चीज़ों में नापते हैं। लेकिन 1 हेक्टेयर की अगर बात करते हैं, तो वो कितना होता है? 100 भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब आप इसको समझिए, 1 हेक्टेयर किसको कहेंगे? तो एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है? एक स्क्वायर बनाते हैं और इसमें 100 मीटर लिखा, इधर भी 100 मीटर लिखा और इधर भी 100 मीटर लिखा। आप जानते हैं चारों साइड इक्वल रहने वाला है। इधर भी 100 मीटर लिखा। जो इसका एरिया होने वाला है, आप एरिया निकालते हैं तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाता है एरिया? इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है? 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। इस टाइप के या फिर इस अमाउंट के जो लैंड रहते हैं उनको आप 1 हेक्टेयर कहते हैं। समझ गए? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू व्हाट? है ना? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है ना? क्लियर है? ओके। बिहार में खेती की स्थिति की अगर बात करें तो बिहार में लगभग भूमि पर जो है खेती की जाती है ना? और उसके साथ ही साथ आप ऐसे समझिए कि रिच पीपल और पुअर पीपल की बात हमने किया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की जो हमने बात किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की जो हमने बात करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्रीकल्चर में। आप जानते हैं बिहार में जो है एक टाइप का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, सबसे ज्यादा खेती होती है, प्रोडक्शन बहुत होता है, उसके बावजूद यहाँ पे किसानों की स्थिति ठीक नहीं है, दयनीय है। उसके पीछे रीजन है क्या? क्योंकि स्मॉल फार्मर्स बहुत हैं, छोटे-छोटे टुकड़ों में खेती होती है, ठीक है? जो गाँव में विलेज में आपको देखने को मिलेंगे फार्मर सब हैं, इंटेंसिव फार्मिंग तक वो अच्छे से नहीं कर पाते। इतनी कम खेती है कि वो अपना घर का खर्चा सही से नहीं चला पाते, उनको ऑल द टाइम कर्ज में रहना पड़ता है, डेब्ट में रहना पड़ता है। उसके पीछे रीज़न ही यही है कि स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड एरिया उनके पास अवेलेबल है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड क्या है? मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है लैंड, है ना? रिच पीपल के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, विलेज में आप देखिएगा किसी-किसी के पास हंड्रेड्स ऑफ एकर्स में है, किसी-किसी के पास 1 एकड़ भी नहीं है, किसी-किसी के पास बहुत कम ज़मीन रहती है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ज़मीन वाले जो आदमी हैं कम रहते हैं, लेकिन वो जो स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर जो लेबरर्स हैं उनको बुला करके, उनको ला करके ऑन वेजेस उनको काम करवाते हैं और फिर उनको वेजेस पे करते हैं। तो फ़ायदा ओवरऑल किसको पहुँचने वाला है? रिच पीपल को, है कि नहीं? ज़मींदार को पहुँचने वाला है। एक फार्मर स्मॉल फार्मर को या फिर एक लेबर को तो उतना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला नहीं है। बात समझ रहे हैं? जिसके वजह से हमारा जो है प्रोडक्शन उतना प्रोडक्टिव नहीं रहता है। एक मान के चलो भैया यहाँ पे हमारा एक फार्मर है, यहाँ पे एक फार्मर है, यहाँ पर एक फार्मर ये सारे स्मॉल पीसेस वाले हैं, ठीक है? इसने गेहूँ लगाई, इसने मक्का लगा दिया, इसने धान लगा दिया सेम टाइम पे अगर मैं एग्ज़ाम्पल करूँ, ठीक है? इसने कुछ और लगा दिया। तो ये लैंड भी तो एक दूसरे का अब ये जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है इनको नहीं चाहिए बट लैंड तो एक साथ मिला हुआ है ना, इनका फर्टिलाइज़र इनके पास पहुँचा, इनका प्रोडक्शन कम हो गया। इनका इनके पास पहुँचा जिसको जो फर्टिलाइज़र इन्हें नहीं चाहिए था, है ना? ज़मीन तो रिस-रिस के पहुँच ही जाएगा, पानी के साथ तो पहुँच ही जाएगा, है ना? पानी को कौन रोकेगा? तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझिए, तो इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, इतना कम रहता है कि ये बेनिफिटेड नहीं रहते हैं। लेकिन एक बंदा ऐसा जो ज़मींदार है उनके पास इतना अमाउंट ऑफ लैंड है ना? मतलब हंड्रेड्स एकर्स में एक ही साथ है, तो वो एक ही टाइप के क्रॉप्स को लगाता है और वो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अर्न कर पाता है। बात समझ रहे हैं? ओके। जो बड़े-बड़े उद्योगपति होते हैं, वो भी उन्हीं से संपर्क करेंगे, जो अच्छी प्राइसेज़ होती हैं, वो भी उन्हीं को मिलेगा, वो डायरेक्ट मार्केट तक पहुँच करके अच्छा प्राइस पर अपने क्रॉप को बेच सकते हैं, लेकिन स्मॉल फार्मर्स नहीं कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है? हुँ। भूमि को खाली नहीं छोड़ा जाता है, ये बात आप जान रहे हैं, ठीक है? ज़्यादातर बिहार में जो है, चाहे भूमि थोड़ा-सा हो या ज़्यादा हो, भूमि पर करना ही करना है खेती, खेती करना ही करना है। अब समझते हैं हम लोग फसल के चक्र के बारे में, तो जुलाई से अक्टूबर ये जो है आपका फसल का चक्र हम फतेहपुर का ही रेफ़रेंस में बताने की कोशिश कर रहे हैं। जुलाई से अक्टूबर तक जो है
धान की खेती होती है और उसके बाद हरी सब्जियां भी लगाई जाती हैं। नवंबर से फरवरी तक की जो बात है वो उनको आप रबी फसल कहते हैं, जिसमें गेहूं, दलहन, तिलहन, आलू ये सारे आते हैं। इस क्रॉप सिस्टम पर हम लोग अच्छे से बात करेंगे, एक अच्छा से आपको वीडियो मिलेगा पूरा का पूरा क्रॉप सिस्टम पे, ठीक है। देखिए थोड़े से पॉइंट्स हैं, उनको आप समझ लीजिए। किसान उत्पादित अनाज में से कुछ अपने खाने के लिए रख लेते हैं, शेष खाद्यान्न को मंडी में बेच देते हैं। जो हमने अभी बताया है ना, वही चीजें हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है। इस फतेहपुर के रेफरेंस में बताया जा रहा है, आपके विलेज में डिफरेंट चीजें होंगी। गन्ने की वर्ष में एक बार कटाई होती है। आपको अगर सवाल ये ऑब्जेक्टिव सवाल में ज्यादा आता है कि वार्षिक फसल कौन सा है, वार्षिक फसल कौन सा है, उसमें आपको देखने को मिलेगा गन्ने की, है ना। गन्ना क्या है, वार्षिक फसल है। बाकी जितने हैं 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ में वो काट के हार्वेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन गन्ने को एक वर्ष में ही काटा जाता है या हार्वेस्ट किया जाता है। गन्ना कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में बेचा जाता है। ये एक कैश क्रॉप है। क्या है, कैश क्रॉप है, जो कि आप कमर्शियल पर्पस के लिए या बेचने के पर्पस के लिए आप इनकी खेती करते हैं। गन्ने की खेती आप किसी ऐसे वजह से नहीं करते हैं कि मुझे घर पे मतलब डायरेक्ट गन्ना ही खाना है। जिस तरीके से चावल दाल को आप खेती करते हैं, तो चावल और दाल आप घर पे रख भी लेते हो, आप अपने घर के लिए भी रख लेते हो, उसके बाद जो कुछ बचता है वो मार्केट में सेल कर देते हो, अगर आप फार्मर हो तो। बाकी अगर गन्ने की बात करी जाए तो गन्ने आप घर में रखोगे नहीं, आप क्या करोगे, पूरा का पूरा मार्केट में सेल करोगे, वो अलग बात है, चलते चलते खा लिए, है ना। सिंचाई की स्थिति की अगर बात करते हैं तो ये बड़ा एक मुद्दा है, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, स्पेशली इन बिहार में अगर आप बात करते हैं, तो एक साइड तो सिंचाई इतनी हो जाती है कि जो लैंड है वो डूबी रहती है ना, फ्लड के वजह से। एक साइड ऐसा रहता है कि ड्रफ्ट है ना, पूरा सुखाड़ रहता है। वो कंप्लीटली डिपेंड करती है किस पर, रेनफॉल पर। जब तक रेनफॉल नहीं होगा तब तक सिंचाई उन जगहों पर नहीं हो पाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, भारत के सभी गांवों में उच्च स्तरीय सिंचाई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। नदी मैदानों में सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होती है। नदी मैदान कहने का मतलब क्या है, रिवर बेड, है ना। ये है रिवर हमारा, इसके बैंक्स हैं, इनके आसपास हम मान के चलिए कि जो भी लैंड एरिया आता है, जो भी लैंड एरिया आता है दूर दूर तक किलोमीटर्स में, ठीक है, जब रेनफॉल होंगी तो ये क्या होता है, ओवरफ्लो कर जाती है, तो इन सारे में आपको, है ना, इन सारे को सिंचाई कर देती है, ठीक है। रिवर बेड वाली जो रिवर्स लैंड एरिया रहने वाले होते हैं, वो बहुत ही अच्छे से आपको प्रोड्यूस करके देते हैं। वैसे ही एग्जाम्पल से समझिए कि बिहार की जो जमीन है बहुत उपजाऊ रहती है, क्योंकि यहाँ पर हर साल क्या आता है, बाढ़ आता है, फ्लड आता है। वो भी बिहार के कौन से एरिया में, आप देखिएगा सीमांचल हो गया, ये सारे जगहों पर, ठीक है। लेकिन होता क्या है, उसके बावजूद कि साल में हर एक बार आने की वजह से एक ही फसल वो कर पाते हैं, दो या तीन मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पठारी क्षेत्रों जैसे दक्षिण पठार की बात अगर करी जाए, है ना, सिंचाई कम होती है। आप यहाँ से समझ सकते हैं, वहां पर माउंटेन से प्लेच्यू है ना, और कोई रिवर भी नहीं निकल रही है वहां पर, तो वहां पर कैसे करके सिंचाई होगा, वो तो टोटली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। वो इलाका टोटली किस पर डिपेंड करता है, रेनफॉल पे। कहाँ, दक्षिणी पठार की अगर बात करते हैं हम लोग, सासाराम, गया, ये सारे रोहतास वगैरह, इन सारे जगहों पर आप देखोगे, ठीक है, तो ये आपको कैसा दिखने वाला है, पूरा सुखाड़ टाइप का दिखने वाला है। वहां पर कंप्लीटली जो एग्रीकल्चर डिपेंड करती है वो रेनफॉल पर डिपेंड करती है। बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, या फिर आप पंप वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह से आप वाटरिंग करते हो, ठीक है, जो कि कॉस्ट को बढ़ा देता है। देश में आज कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है, शेष वर्षा पर निर्भर करता है, ठीक है। यही बातें हमने आपको नोट में लिख दिया। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में ये चीजें आ सकती हैं कि कितने परसेंट क्षेत्र में क्या होता है, सिंचाई हो पाती है, तो 40% ही लैंड ऐसा है जहां पर सिंचाई हो पाती है, किससे, रिवर वगैरह से, है ना। अदरवाइज जो होती है, जितने भी 60% लैंड बच गए, वो डिपेंड करता है किस पर, रेनफॉल पर। जब तक रेनफॉल नहीं होगा तब तक सिंचाई नहीं हो पाता है। ये किसानों का हाल हो जाता है ना। वो दुआ कर रहे होते, प्रार्थना कर रहे होते हैं ना, पूजा करवाई जाती है कि रेनफॉल हो, ठीक है। एक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, बहुविध फसल प्रणाली, मल्टीपल
क्रॉपिंग सिस्टम। मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम मतलब ये कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब जैसे कि अगर कोई गन्ने की खेती कर रहा है, गन्ने की खेती कर रहा है तो उसको तो कंप्लीटली 1 ईयर लग गया, ठीक है? 1 ईयर में वो हार्वेस्ट किया। लेकिन अगर कोई गेहूँ का कर रहा है, ठीक है? गेहूँ का कर रहा है, तो उसको तो भैया 4-5 महीने में 4 टू 5 मंथ्स में हार्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करे? 8 महीने ज़मीन को वैसे ही छोड़ दे? नहीं, वहाँ पर डिफरेंस और भी क्रॉप्स लगाए जाते हैं। इस टाइप की जो क्रॉपिंग होती है, एक के बाद एक के बाद एक को हार्वेस्ट किया, दूसरा लगा दिया, फिर दूसरे को हार्वेस्ट किया, फिर तीसरा लगा दिया। मतलब ज़मीन को खाली नहीं छोड़ी जाती है। इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं, तो उनको आप कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक है? एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। जानते हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या-क्या है ना? है ना? यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सामान्य प्रणाली है, ठीक है? एक फतेहपुर की अगर रेफरेंस से बात करते हैं कि अधिकांश किसान कम से कम 2 मुख्य फसलों का उत्पादन करते हैं। ये सिर्फ फतेहपुर की बात नहीं है, ये पूरे बिहार की बात है, ठीक है? पूरे बिहार में ऑलमोस्ट जो फ्लडेड ज़ोन है, उनको छोड़ के क्या करते हैं? 2 फसल तो उगाते ही उगाती हैं, कुछ जगहों पर 3-3 फसलें उगती हैं। जो फ्लड प्रोन एरिया है, वहाँ पर 1 फसल हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी बढ़ जाने की वजह से पानी निकलने में भी वक़्त लगता है, तो फिर वहाँ पर 2-2 फसल नहीं हो पाते हैं। 1 फसल हुआ, फिर उसके बाद बाढ़ ही आ जाती है। कई किसान तीसरा फसल के रूप में जैसे कि तीसरा फसल भी लगाते हैं, जो मंथ गैप होता है 2 महीने, 3 महीने का आपका दिसंबर वगैरह में, आलू हो गया, अन्य हरी सब्जियाँ हो गया, है ना? ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जैसे कि जो जिसको कि 1 से 2 महीने में हार्वेस्ट कर लिया जाए, वो भी उगाते हैं। किसानों का भूमि का वितरण अगर की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की बात करें तो ये तो हमने बता दिया आपको, है ना? कि कुछ किसानों के पास अधिक भूमि रहती है, कुछ किसानों के पास कम भूमि रहती है, जिसके वजह से क्रॉप्स पे इफेक्ट पड़ता है ना? प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। कैसे प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है? तो आपने देखा था कि स्मॉल फार्मर जो है छोटे-छोटे टुकड़ों में खेती करते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को एक ही टाइम पर लगाते हैं। लेकिन जो लार्ज फार्मर हैं या फिर जो जमींदार हैं, वो एक बड़े से लैंड एरिया में एक ही टाइप का क्रॉप को लगाते हैं। तो जिसके वजह से वो मार्केट तक ईज़िली पहुँच पाता है और हाई प्राइस पर अपने क्रॉप को सेल कर पाता है। बट इन केस ऑफ स्मॉल फार्मर की अगर बात करते हैं, तो वो छोटे-छोटे टुकड़ों में लगाने की वजह से और डिफरेंट क्रॉप को लगाने की वजह से वो मार्केट तक नहीं पहुँच पाते हैं। चूँकि वो सफिशिएंट प्रोडक्ट उनके पास नहीं होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं होता है कि मार्केट तक जाकर के वो सेल कर सकें। अगर किसी तरह से सेल कर भी दिया, वो बिचौलियों के हाथ पड़ जाते हैं, बिचौलिया उनको लूट खाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, इन सारी चीज़ों को समझ जाइए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट के क्लासिफिकेशन के हिसाब से किसान को किस-किस काल में बाँटा गया है, किस-किस कैटेगरी में बाँटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबिलिटी, है ना? कि किसके पास कितना ज़मीन अवेलेबल है, उसके हिसाब से किसानों को बाँट दिया गया है। जैसे कि सीमांत किसान बोलते हैं या फिर मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। किसको? 1 हेक्टेयर से अगर किसी के पास कम ज़मीन है। किसके पास? जैसे 10,000 है ना? मीटर स्क्वायर से जमीन अगर किसी का कम है, 10,000 मीटर स्क्वायर से जमीन किसी का कम है, तो उसको आप मार्जिनल फार्मर कहते हैं, मतलब सीमांत किसान कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है कौन सा? लघु किसान। कौन? लघु किसान, स्मॉल फार्मर। लघु किसान का जो कैटेगरी है वो है 1 से 2 हेक्टेयर। लघु किसान का कैटेगरी 1 से 2 हेक्टेयर। जिस किसी किसान के पास 1 से 2 हेक्टेयर लैंड है, उसको आप लघु किसान में रखते हैं। अर्ध मध्यम किसान की अगर बात करी जाए तो 2 से 4 हेक्टेयर जमीन रखने वाले किसान को अर्ध मध्यम किसान या फिर सेमी मीडियम फार्मर कहते हैं।
मध्यम किसान की अगर बात करी जाए, मीडियम फार्मर की अगर बात करी जाए, तो इनके पास जो लैंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो 4 से 10 हेक्टेयर के आसपास होना चाहिए। क्लियर है? बड़े किसान की अगर बात करी जाए, लार्ज फार्मर की, तो ये 10 हेक्टेयर से अधिक वाले जमीन को रखने वाले किसान को आप क्या कहते हैं? भैया कहते हैं बड़े किसान, लार्ज फार्मर। मेनली ये 5 टाइप के होते हैं: मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, सेमी मीडियम फार्मर एंड लार्ज फार्मर। 1 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर, 4 से 10 हेक्टेयर और 10 हेक्टेयर से अधिक। इस तरीके से इसको याद रख लीजिएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मार्जिनल किसान किसे कहते हैं। ऑप्शंस में आपका दिया रहेगा 1 से 2 हेक्टेयर वाले जमीन वाले किसान को, 1 से 5 हेक्टेयर जमीन वाले किसान को, है ना? 1 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले ज़मीन वाले किसान को, या फिर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले ज़मीन के किसान को, किसी टाइप का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है। आप समझ लीजिए उसको, उसके हिसाब से आप टिक करेंगे। ज़्यादा कठिन नहीं है, 2-4 बार आप ध्यान से देख लीजिए तो याद रहेगा। सीमांत किसान की अगर बात करी जाए, अब अलग-अलग से देख लेते हैं थोड़ा-सा। भूमि 1 हेक्टेयर से कम होता है, उत्पादन बहुत कम होता है इनका, अक्सर मजदूरी भी करते हैं। आप जानते हैं भैया कि 1 हेक्टेयर में क्या ही वो कर रहा होगा, है ना? एक बार जा करके क्रॉप कर दिया, 2 दिन बिजी रहा, उसके बाद पूरा महीना बैठा हुआ है। थोड़ा-सा प्लांट ग्रो करेगा जभी तो उसमें फिर वो काम करेगा, पूरा महीना बैठा हुआ है। फिर उसके बाद 2 दिन और अपने खेत में काम किया, फिर पूरा महीना बैठा हुआ है। लास्ट में हार्वेस्टिंग के टाइम पे 4-10 दिन, बस 15 दिन पूरा काम करना है, फिर बैठा हुआ है। और इन 5 से 6 महीने के टाइम पीरियड में जो जितना काम कर रहा है, उनका उसको कोई वेजेस पे नहीं कर रहा है, कोई उसको पैसे नहीं दे रहा है प्रोड्यूस करने के लिए चीज़ों को। लेकिन पैसे हर जगह लग रहे हैं, फर्टिलाइज़र में पैसे लग रहे हैं, वो जो काम कर रहा है, तो उन्हें अगर वेजेस मिलता तो वो अपना घर चला पाता। तो इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को वो सॉल्व कैसे करे? उस इसको सॉल्व ऐसे करते हैं वो कि इसमें एंगेज तो रहते ही हैं, इससे जैसे ही छुटकारा मिलता है वो क्या करते हैं, किसी और बड़े ज़मींदार के पास चले गए, वहाँ पे एज़ अ लेबरर उनके खेतों में काम करते हैं ताकि उनको वेजेस मिल सके और वो अपने घर का खर्चा पानी चला सके, या फिर कुछ पैसे मिले तो वो फिर अपने खेतों में लगा सके। समझ रहे हो? हुँ। अक्सर मज़दूरी भी करते हैं, पूँजी की कमी होती है, ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट उनके पास है नहीं, ऋण पर निर्भर रहते हैं, है ना? ये किस पर निर्भर रहते हैं? ऋण पर। ऋण समझ रहे हैं? नहीं, लोन्स, ऋण पर निर्भर रहते हैं। या तो इनको बैंक से ऋण मिलता है, या फिर इनको किसी पूंजीपति से मिल मिल ऋण ऋण मिलता है। आपको मालूम है कि छोटे फार्मर को बैंक भी लोन इतना ईज़िली नहीं देती है, तो किसी पूंजीपति का सहारा लेना पड़ता है। और उसके साथ ही साथ आप ऐसे समझिए कि पूंजीपति का अगर सहारा ले लिया, तो फिर वो अपने हिसाब का काम करवाता है, जब चाहे तब काम करवाएगा, जितना चाहे उतना काम करवाएगा, है ना? उसके साथ ही साथ ज़बरदस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट उन पर थोप दिया जाता है। वो मजबूर है कि वो खेत को खुला भी नहीं छोड़ सकता, एक स्मॉल फार्मर, है ना? और उसके साथ ही साथ मार्जिनल फार्मर अपने खेत को खुला भी नहीं छोड़ सकता, और फिर उसमें प्रोडक्शन के लिए जितनी चीज़ें लगती हैं वो उनके पास अवेलेबल भी नहीं है। तो उन्हें ये इन सारे डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट इज़ लघु किसान, स्मॉल फार्मर्स। इसके पास जो रहने वाला है 1 से 2 हेक्टेयर भूमि होती है। परिवार आवश्यकता की पूर्ति कठिन होती है, लेकिन सीमित बाजार विकृत कर पाते हैं ये। ठीक है? हाँ, कुछ-कुछ ये लोग क्या करते हैं, मार्केट में पहुँच जाते हैं क्योंकि इनके पास प्रोडक्शन ठीक-ठाक हो जाता है। अगर 2 हेक्टेयर तक आपके पास लैंड एरिया है, तो प्रोडक्शन ठीक-ठाक हो जाएगा, तो आप मार्केट तक पहुँच सकते हो। बिचौलियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हाँ, ठीक है, फिर भी आप अच्छा कर सकते हो। ठीक है? आगे देखते हैं अर्ध मध्यम किसान, सेमी, है ना? मीडियम किसान की बात करते हैं। 2 से 4 हेक्टेयर होता है, 2 फसलें आराम से उगा सकते हैं, उसके साथ ही साथ कुछ उत्पादन बाजार में बेचते हैं। इनके पास अमाउंट ठीक-ठाक है लैंड का, तो ज़्यादातर जो है थोड़ा बहुत अपने घर के लिए रखा, उसके बाद क्या करते हैं, बेच डालते हैं। ठीक। आगे देखते हैं मध्यम किसान, 4 से 10 हेक्टेयर इनके पास ज़मीन रहता है, पर्याप्त उत्पादन होता है, ठीक-ठाक उत्पादन होता है। उसके बाद मशीन और आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। इनके पास इतना प्रोडक्शन के लिए लैंड है, ठीक है? अगर ये लेबर से कुदाल वगैरह से वो खेत की जुताई करवाए तो पॉसिबल नहीं है। तो इनके पास मशीनरीज़ ढंग के होते हैं, मॉडर्न मशीनरीज़ वगैरह का ये यूज़ किया करते हैं, ठीक है? जिससे क्या होता है कि इनका लेबर कॉस्ट बच जाता है।
हाँ, जिनसे इनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए। बड़े किसान की अगर बात करते हैं तो 10 हेक्टेयर से अधिक जिनके पास ज़मीन है वो 10 हेक्टेयर होता है बड़े किसान होते हैं, लार्ज फार्मर इनको कहते हैं। या फिर उनके बारे में और आप कह सकते हैं कि इनके पास बहुत अधिक उत्पादन होता है। इनको सिर्फ़ अपने घर की ही पूर्ति नहीं होती है, ये पूरे गाँव की पूर्ति कर सकते हैं, इतना उत्पादन करते हैं ये। बड़ा बाज़ार से अच्छा लाभ मिल जाता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि सभी को पता होता है कि भैया ये बड़े ज़मींदार ठहरे हैं, है ना? इनकी इतनी ज़मीन है, इनसे बहस नहीं करो। ये जो कहते हैं उस रेट पे दे दो नहीं तो अगले साल हमारा बिज़नेस भी ठप हो जाएगा क्योंकि खरीदना तो इसी से पड़ेगा, है ना? ये बात है। उसके साथ ही साथ हरित क्रांति का अधिक लाभ भी अगर किसी को मिला, तो इन्हीं को मिला है। इन्हीं को क्यों मिला है हरित क्रांति का लाभ? एक लार्ज एरिया में इन्होंने सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स को सेम फर्टिलाइज़र वगैरह से यूज़ करके जो प्रोड्यूस किया, जिसके वजह से इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिला। और दूसरा इस एस्पेक्ट अगर इनकी बात करते हैं, तो दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बैंक भी इनको ईज़िली लोन दे देती है ना? क्यों? क्योंकि वो मॉर्गेज के तौर पर या डिफरेंट जो ये हैं, उनके तौर पर लैंड अवेलेबल करवा देते हैं, दिखा देते हैं बैंक को, लोकल बैंक को मालूम होता है कि ये ज़मींदार ठहरे, जाएगा ही कहाँ, है ना? हाँ, इतनी ज़मीन तो बेच के भाग नहीं जाएगा। तो इसलिए लोन भी ईज़िली मिल जाता है, तो इनको कैपिटल की भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। उनके साथ ही साथ उनको उतना ज़्यादा आउटपुट या रिज़ल्ट अच्छा बेहतर देखने को नहीं मिलता है। अगर हम लोग एक बात देखते हैं, वो ये है कि बिहार ग्रामीण संदर्भ में स्थिति की अगर बात करें कि बिहार ग्रामीण है, उसके बारे में बात करते हैं। अधिकांश किसान सीमांत और लघु वर्ग में आते हैं, ठीक है? बिहार की अगर बात करते हैं, तो ग्रामीण में अगर आप देखो या शहरों में ही देखो, तो ज़्यादातर किसान किसमें आते हैं? सीमांत में आते हैं, मार्जिनल में आते हैं। ज़्यादा तक तर किसानों की जो खेती है 1 हेक्टेयर से कम रहने वाली है, जिसकी वजह से हमारा बिहार में जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से खेती तो हर सारी ज़मीन पे हो रही है, लेकिन वो ज़मीन पर मालिकाना हक डिफरेंट पीपल का है, मिलियंस ऑफ पीपल का है, छोटे-छोटे टुकड़ों पर, जिसकी वजह से सबकी मेंटालिटी एक नहीं होती है कि मैं भी यही चीज़ें यूज़ करूँ, मैं भी यही सीड को यूज़ करूँ, मैं भी इसी फर्टिलाइज़र को यूज़ करूँ, नहीं, है ना? जिसकी वजह से किसी का प्रोडक्शन कम, किसी का ज़्यादा, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, बगल में डिफरेंट क्रॉप्स लग जाने के वजह से एक ही साथ, है ना? जिसकी वजह से गेहूँ का प्रोडक्शन कम तो मेज़ का ज़्यादा, मेज़ का कम तो गेहूँ का ज़्यादा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इस बार की अगर बात बताऊँ, आप जानते हैं बिहार से अगर आप बिलॉन्ग कर रहे होंगे, तो बिहार में आप जहाँ भी गए होंगे, है ना? अगर उत्तर बिहार की तरफ आ जाओ, तो कंप्लीटली आपको जो है ना, देखने को मिलेगा मक्के की खेती, है ना? सब लोगों ने मक्के लगा दिए। तो एक ही टाइप की चीज़ों को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया, तो इस बार प्रोडक्शन तो ठीक-ठाक हुआ, बट देखते हैं क्या आपको क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। बड़े किसानों की संख्या कम होती है बिहार में, बहुत कम है। भूमि का वितरण असमान है। वही बात है कि किसी एक ही हैंड में हंड्रेड्स ऑफ एकड़ ऑफ लैंड है, बट ज़्यादातर जो है ग्रामीण में या फिर शहर में, बिहार में क्या होता है कि छोटे-छोटे, छोटे-छोटे लैंड का टुकड़ा आपके हाथ में होता है। बहुत तो बिना ज़मीन के भी हैं। छोटे किसान आर्थिक रूप से अधिक संघर्ष करते हैं, आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं, कैसे? कै हमने बताया आपको कि वो शुरुआत में जब अपना फ़ील्ड में या जब अपना एग्रीकल्चर लैंड में कोई क्रॉप बोता है, ठीक है? तो उनको चाहिए होता है कैपिटल, उनको चाहिए होता है कैपिटल, है ना? बोने के लिए, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, वाटरिंग के लिए, इन सब के लिए कैपिटल चाहिए होता है। तो कहाँ से आएगा कैपिटल? उनके पास वही ले दे कर के ज़मीन है जिसके उपज से वो क्या करता है, अपना घर परिवार को चलाता है। तो उनके पास कैपिटल कहाँ से आएगा? तो कैपिटल के लिए ये जाते हैं बैंक, बैंक वाले इनको कर देते हैं डिनाई, उसके बाद जाना पड़ता है इनको किसके पास? किसी ज़मींदार के पास। वहाँ से इनको कैपिटल मिलता है एज़ अ लोन एट अ हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है? फिर उस काम को ये पूरा करते हैं। अब ये जैसे ही अपना क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, तो ज़मींदार इनके दरवाजे पे होता है कि भैया पैसा दो, है ना? तो पैसा ऐसा पता चलता है कि जब कैपिटल जितना लिया था, मान के चलो 10,000 लिया था कैपिटल, है ना? 10,000 लिया था कैपिटल, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान के चलो लगा दिया या फिर पर मंथ लेते हैं इंटरेस्ट, है ना? जो लोकल लोन पेयर्स वगैरह होते हैं, है ना? डेब्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं पर मंथ आपको लेंगे इंटरेस्ट, ठीक है? तो ये 10,000 लिया, 2,000 पर मंथ उनको क्या करना पड़ रहा है?
इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 20% पे। अब मान के चलो 6 महीने के बाद हार्वेस्ट करता है, तो कितना हो जा रहा है? 22,000। समझ रहे हो? अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा इनको? 22,000 फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ैक्ट इतना ही 20%, कहीं कम भी है, कहीं ज़्यादा भी है ना? अमाउंट की भी बात है ना? एक कंडीशन को आप समझिए कि वो ये है कि अमाउंट उनको कितना करना पड़ रहा है? 22,000 प करना पड़ रहा है, ठीक है? उन्होंने 10,000 इन्वेस्ट किया, अब मान के चलो प्रॉफिट वगैरह कुछ अगर उनको अपने क्रॉप्स को सेल करने के बाद हुआ भी, तो वो सारा कौन लेकर के जाता है? ये लेकर के जाता है। उसके बाद फिर वो कहाँ चले जाते हैं? डेब्ट में चले जाते हैं, फिर सर खुजाते रहते हैं, फिर किसी चक चौराहे पर बैठ करके लटक जाते हैं। तो ये किसानों की दुर्दशा हमारे देश की है, हमारे समाज की है। ठीक है? मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने आज की क्लास बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उनको फिर अच्छे से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आगे जो पढ़ने वाले हैं हम लोग श्रम और लेबर के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग श्रम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।